हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से पॉलिटी। पॉलिटी में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग पॉलिटी भी कवर अप करेंगे। और ये लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे जो कुछ भी आप लोग पढ़ेंगे वो एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जो कि आपकी यूपीएससी एंड बीपीएससी दोनों में हेल्पफुल होगा। और एसएससी में भी जो सवाल आएंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे, उनसे आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाने के बाद बनने वाला है, ये 100% गारंटी है। तो पॉलिटी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, इसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो चलिए उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और क्या। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, लेकिन भारत के पास अपना कोई लिखित दस्तावेज संविधान नहीं था जिसके आधार पर भारत का शासन चलाया जा सके, और भारत के नागरिकों के पास और भारत के सरकार के पास कौन कौन से पावर होंगी ये सारा कुछ नहीं था पता। तो संविधान का निर्माण किया जाता है, और संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है, जो कि नियमों का एक लिखित दस्तावेज है, कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन सी ताकत होंगी, कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, सरकार का शासन कैसे चलेगा, हमारे पास कौन से अधिकार हैं, कौन से कानून हैं, कौन से मौलिक अधिकार है, ये सारा कुछ हमें संविधान में ही देखने को मिलता है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कुल 63 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। और हमने ये नहीं पढ़ा है कि संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो कुछ कुछ बातें जो हैं संविधान में, जिस जिस देश का संविधान की बातें अच्छी हैं उन सारे को उठा के संविधान में ले लिया गया है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि संविधान दूसरे देशों के संविधान का नकल है, क्योंकि इसमें कुछ बातें जोड़ी भी गई हैं, कुछ बातें ली गई हैं। तो जैसे कि हम भारत के लोग, जो ये लाइन है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम अमेरिका के लोग की जगह पे हम भारत के लोग को जोड़ दिया गया है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। जैसे कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सी बातें संविधान में कहाँ कहाँ से ली गई है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ना बाकी है। तो हमारा टॉपिक 2 आज चलेगा। टॉपिक 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो इतना कुछ हमने पढ़ा था संविधान के बारे में पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि मेरे ऐप और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पे उपलब्ध है। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान का टॉपिक 2 हमारा क्या कहता है, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। संविधान जो हमारा बन रहा था, लगभग 2 साल जो समय लगा इसको बनाने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो समय लगा, उसका स्वरूप कैसा था चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे हो रहा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान सभा जो था उसके सदस्यों का जो चयन हो रहा था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे हो रहा था। भारत के विभिन्न समुदायों के क्षेत्र के सदस्य, भारत के विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों के सदस्य इसमें हिस्सा ले सकते थे संविधान सभा के सदस्यों में। और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी थे इसमें शामिल, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और साथ ही प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी को भी इसमें जगह दी गई थी। यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों के चयन में एंग्लो इंडियन तथा पारसियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथनी कर रहे थे और पारसियों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर HP मोदी कर रहे थे। तो ये हमें याद रखना है कि संविधान सभा का जो सदस्य का चयन हो रहा था उसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथनी और पारसियों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर HP मोदी कर रहे थे। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद इसमें सभी लोग हिस्सा ले रहे थे, संविधान सभा के सदस्यों में सभी लोग हिस्सा ले रहे थे, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो कुछ भी जाति के हों।
तो और इनके ये वाले लोग जो है समर्थक थे। फिर संविधान सभा में अनुसूचित जाति 26 थी, अनुसूचित जनजाति 33 और महिलाएं 15 थी। ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्याएं हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 26, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 और महिलाओं की संख्या 15 थी। और इनमें प्रमुख महिलाएं थी सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। ये महत्वपूर्ण सदस्य, महिला सदस्य थी संविधान सभा की, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य हो गया जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। फिर 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, जिसमें सदस्य 389, संविधान सभा के सदस्य 389 थे। लेकिन माउंटबेटन योजना के बाद भारत का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट जाता है हमारा देश। तो सदस्य 389 से घटकर 299 रह जाते हैं, क्योंकि देश बट गया, बंटवारा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, संविधान सभा के सदस्य जो पहले 389 थे वो घट के 299 हो जाएंगे, क्योंकि माउंटबेटन योजना आती है और देश का बंटवारा हो जाता है, इसके लिए। फिर 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। तो 299 सदस्यों में 284 सदस्य ही शामिल होते हैं 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर होता है। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर 299 सदस्य थे, लेकिन 284 उपस्थित होते हैं और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, और इनका रोल बहुत था BN राव का। तो यहाँ पे संविधान सभा के परफॉर्मा पे हस्ताक्षर होता है। सदस्य और घट गए, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। महात्मा गांधी और जिन्ना को संविधान सभा के सदस्य नहीं रखा गया था। मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये हमें याद रखना है बात को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को हस्ताक्षर करके पारित कर दिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के में पुनः बैठक। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, आज़ादी मिलने के पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और फिर आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के एक दिन पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुनः बैठक, और भारत का बंटवारा हो जाता है देश की आज़ादी के पहले, और दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। नेहरू ने यहाँ पे एक भाषण दिया था जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, देश का विभाजन हो रहा होता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही होती है और यहाँ पे सदस्य घट जाते हैं क्योंकि बंटवारा हुआ था। तो संविधान सभा के इस मूवमेंट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक महत्वपूर्ण भाषण देते हैं और उस भाषण का नाम था भविष्य के साथ साक्षात्कार। भविष्य के साथ साक्षात्कार पंडित जी का भाषण आता है, नेहरू जी का भाषण आता है, और एक ऐतिहासिक क्षण था उस टाइम पे ये भाषण जब हुआ था, बहुत ही फेमस भाषण रहा ये। फिर संविधान सभा की कार्यविधि हम लोग देखेंगे। संविधान सभा का कार्य व्यवस्थित था और सभी अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधि जनता के लिए खुले थे और सभी कुछ व्यवस्थित रूप से था, जनता के लिए सारा कुछ खुला था, प्रेस के लिए भी खुला हुआ था, यहाँ पे कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता था। संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल थी और संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल थी। इसमें किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था। और उसके बाद संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव बना उस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान के सभी उद्देश्य परिभाषित थे।
और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 13 दिसंबर को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को प्रेलेम्बल के रूप में संविधान का अंग बना। संविधान की उद्देशिका, संविधान का प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा, इसकी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना प्रीलेम्बल के रूप में संविधान का अंग बन गई थी। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान की जो आत्मा, संविधान की जो कुंजी है, प्रस्तावना, उसको इसमें ऐड कर दिया गया था। ये डेट हमें याद रखना है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। संविधान की सभी आकांक्षा और मूल्यों को समाहित किया गया जो कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्राप्त थी, और इसमें सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को शामिल कर लिया गया है जो कि हमारी विरासत में मिली थी राष्ट्रीय आंदोलन से। उसमें कोई भी कमी नहीं रखी गई और सब कुछ यहाँ पे शामिल कर लिया गया। प्रमुख बिंदु है प्रस्तावना की, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, मौलिक स्वतंत्रता की बात की गई है, क्षेत्रीय अखंडता की बात की गई है, और यहाँ पे बहुत सारी बातें की गई है। हम भारत के लोग, भारत को एक, प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये सारी बातें यहाँ पे ही की गई हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना कैसी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर ले और नोट्स बना ले, क्योंकि खुद से बना हुआ हैंड प्रिंट नोट्स ही हमें काम आने वाला है, अन्यथा हमें कुछ भी एग्जामिनेशन सेंटर में याद नहीं रहेगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये सारी बातें संविधान की उद्देश्य में, प्रस्तावना में ही कही गई हैं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे। बच्चे लोग जब प्रेलम्बर कराते हैं, प्रस्तावना प्रेयर के बाद किया जाता है, तो आप लोग भी देखते होंगे, अगर आप लोग जाते होंगे स्कूल में तो ये हमें याद ही है, हम लोग इससे पहले से परिचित ही हैं। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में होगा, और इसके पहले का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको समझने के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वाला पार्ट समझ में आने वाला है। ये टॉपिक 2 है जो कि आगे चलेगा, थोड़ा और कुछ इसमें बाकी रह गया। उसके बाद हम लोग का सारा कुछ सीरियल वाइज चलता जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ना है कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो जाने वाला है भारत में, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैंने पॉलिटी पढ़ाया और उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो क्योंकि लगा मुझे कि पॉलिटी बहुत स्लो चल रहा है, तो पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया, और ये मेरे ऐप और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पे उपलब्ध होगा। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे आते रहते हैं। हम लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ले लें, यूपीएससी, बीपीएससी, तो यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, एंड बीपीएससी में तो आते ही आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आ ही जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 30, साइंस से 30, बिहार स्पेशल 30 एंड पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी बहुत ईजी सब्जेक्ट से पढ़ना बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेंगे तो हम लोग इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरे चैनल को, और मेरे ऐप को भी ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे भी आपको ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर, सी यू।